सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हैं सर आप? बस मज़े में। आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ सर। तो पिछला वीडियो काफ़ी लाइक किया लोगों ने। अच्छा। और काफ़ी व्यूज़ भी आए। और इवन वो देख के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया काफ़ी लोगों ने। तो सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। जी जी बिल्कुल। अच्छा। और इवन आई गॉट फ्यू कॉल्स कि नेक्स्ट हीरो आप कौन लेने वाले हैं। अच्छा। और अभिनंदन भी किया कि बहुत अच्छा उपक्रम है। अच्छा। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को बाहर लेके आना चाहिए। तो जिज्ञासा है मन में, और किस हीरो के बारे में बात? क्या बात है। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक अपने आप में एक अनूठी और बेमिसाल कहानी है, जिसका कि भारत के इतिहास में आज तक कोई तोड़ नहीं निकला है, कोई कंपैरिजन नहीं आया है। तो ये कई मायनों में ये एक अनूठी है। इसमें त्याग है, बलिदान है, स्थितप्रज्ञता है, एवरीथिंग ब्लेंडेड टुगेदर। और एक रोल मॉडल करके एक शख्स हमारे सामने, एक व्यक्ति उभर कर आया है। और हर जो व्यक्ति एस्पायरेंट जो है कि आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है, दाखिल होना चाहता है, उसके लिए ये हमेशा ही रोल मॉडल रहेगा। इस तरीके का किरदार उन्होंने 49 साल पहले निर्माण किया है। इस साल दिसंबर में उस घटना को 49 साल पूरे हो जाएंगे। तो वो 1971 की बांग्लादेश मुक्ति युद्धों में हमारा सफलता का सूरज चमक रहा था, लेकिन उस बीच में उस चमकते हुए सूरज को एक काली किनार भी प्राप्त हुई। लेकिन उस काली किनार में से एक अद्भुत, अकल्पनीय बलिदान की गाथा भी उभर कर आई है। यही उसका अनूठापन है, और इस गाथा को मैं आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मुख्य कहानी शुरू करने के पहले मैं कुछ पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारे देश में 1947, 48, 65, अब उसके पहले 62, 65 और 71, ये 4 मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 1947-48 में सिर्फ स्थल सेना ने हिस्सा लिया था, वायुसेना और नौसेना का उसमें कोई सहयोग नहीं था। 1965 के लड़ाई में वायुसेना और स्थल सेना ने भाग लिया था। नौसेना चाहते हुए भी उसे शामिल नहीं किया गया था, वो एक अलग कहानी है। हालांकि उस समय पाकिस्तान ने हमें उकसाया था, क्योंकि हमारा जो द्वारका नाम का जो बंदरगाह है गुजरात स्थित, उस पर एक प्रतीकात्मक हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। और इस देश में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमारी नेवी ने भी, हमारे नौसेना ने भी उन्हें इस तरीके से जवाब देना चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार के विचार कुछ अलग थे, और उन्होंने नौसेना को, हमारे नेवी को दूर रखना ही पसंद किया। आते आते 1971 तक स्थितियां बदल गई थी, और उसमें पहली बार हमारे नौसेना को अपना शौर्य दिखाने का अवसर मिला। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने जब बंगाली जनता के ऊपर उस समय के पूर्व पाकिस्तान में जब कहर ढाना और अत्याचार करना शुरू किया, तो जैसा कि सबको मालूम है, बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में दाखिल हुए, और वो बोझ बढ़ते बढ़ते लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गया। और हालात अप्रैल महीने का तीसरा सप्ताह आते आते ऐसे बन गए थे कि युद्ध के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को सूचित कर दिया था कि अभी आप तीनों दल युद्ध के लिए तैयार रहें। और वो एक्चुअल लड़ाई जो शुरू हुई, तो जैसा कि विदित है, 3 दिसंबर 1971, जिस दिन पाकिस्तानी युद्ध विमानों ने हमारे करीबन 12 हवाई अड्डों पर अचानक धावा बोल दिया और युद्ध का बिगुल बच गया। उसी समय स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही एक्टिव हो गई, और हम आगे बढ़ते गए। पहले ही दिन 3 और 4 दिसंबर के रात को हमें, हमारे नौसेना को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई।
विशाखापट्टनम के पास पाकिस्तान की PNS हंगोर नाम की जो अत्याधुनिक, PNS गाजी नाम की जो एक अत्याधुनिक पनडुब्बी थी, उसे हमने डुबो दिया था। एक बहुत बड़ी सफलता। उसी दिन, उसी रात को हमारी नौसेना ने कराची, पाकिस्तान का जो मुख्य बंदरगाह है, उस पर धावा बोल दिया। उसकी पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। वहाँ पे कई मिसाइल बोटें और अन्य पाकिस्तानी युद्धपोतों को हमने नष्ट कर दिया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्यूनिशन डंप था, उसके एम्यूनिशन डंप में एक भीषण आग लगी थी। उस समय के प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बताते हैं कि वो आग इतनी भीषण थी कि कई दिनों तक कराची में लोगों को सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। तो इस बुलंदियों पर हमारी तीनों ही सेनाएं आगे बढ़ रही थी। उस बीच 9 दिसंबर को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो झटका भी था। जबकि अनेक विशेषज्ञों का मानना था कि हमने लगभग 7 तारीख तक पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान एक हमारी युद्धपोत को डुबाने में 9 तारीख को उसे सफलता प्राप्त हुई। उस समय के कुछ लोगों को ऐसा मानना था कि क्या इसमें कोई विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये स्थिति साफ हो गई कि वह असल में उस हमारी युद्धपोत को पाकिस्तान की PNS हंगोर नाम की एक पनडुब्बी ने ही डुबोया था। तो घटना ऐसी हुई। युद्ध के एक दिन पहले यानी 2 दिसंबर को हमारी 3 एंटी मिसाइल फ्रिगेट, जिसे डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, जिनका नाम था INS कुकरी, INS किरपान और INS कुठार, ये तीनों युद्धपोत बम्बई बंदरगाह से अरब समुद्र के लिए रवाना हो गए। उन्हें टास्क ये दिया गया था कि पाकिस्तानी जो पनडुब्बी है PNS हंगोर, उसकी खोज की जाए और उसे नष्ट किया जाए, और वो रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद INS कुठार नाम की जो हमारा युद्धपोत था, उसमें तकनीकी खराबी आ गई, इसलिए उसे बम्बई वापस लौटना पड़ा। तो अभी मोर्चे पर 3 के बजाय 2 ही हमारे युद्धपोत रह गए थे, और वो 9 तारीख के सुबह तक वो खोज करते करते गुजरात के पास का जो दीव नाम का जो बंदरगाह है, उससे 45 नॉटिकल किलोमीटर दूर तक पहुंच गए थे और PNS हंगोर की खोज में लगे हुए थे। PNS हंगोर जो पाकिस्तान का अत्याधुनिक पनडुब्बी थी, जो कि उन्होंने फ्रांस से खरीदी थी। ऐसी और 2 पनडुब्बियाँ उनके पास थी। उस समय उनके पास 4 पनडुब्बी देहात थी कुल। 3 उन्होंने फ्रांस से खरीदी थी, और PNS गाजी जो हमने डुबोई थी 3 तारीख को, वो उन्होंने अमेरिका से खरीदी थी। तो ये जो PNS हंगोर थी, उसकी मारक क्षमता और उसकी शोधक क्षमता हमारी युद्धपोत से करीबन 10 गुना ज़्यादा थी। लेकिन इस विषम स्थिति में भी हमारे 2 युद्धपोतों को यह टास्क दिया गया था कि वो उस पनडुब्बी को खोजे और उसे नष्ट कर दी। और यानी वो पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जितना पहले डिटेक्ट, हमारी शिप्स वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, बट उनकी जो सबमरीन है वो डिटेक्ट कर लेगी पहले। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो टास्क दिया गया। जी हाँ, सही फला। तो वो टास्क दिया गया। वो दोनों ही खोजबीन में लगे थे। पाकिस्तानी पनडुब्बी भी अपने खोज में लगी थी, अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी हुई थी। तो ये जैसा कि कैट एंड माउस का खेल चलता है, ये तो हर युद्ध में चलता है, उस समय भी चला। लेकिन ऐसा हुआ कि PNS हंगोर ने जैसा ही अपना पेरिस्कोप, आपको मालूम है ना, पनडुब्बी के ऊपर एक पेरिस्कोप होता है, जैसा ही पेरिस्कोप उसने पानी के ऊपर उठाया, उसे भारत के 2 युद्धपोत दिखाई दिए। तो उस पनडुब्बी के कप्तान ने PNS अपना INS हमारा जो किरपान नाम का जो युद्धपोत था, उसके ऊपर पहला टारपेडो दागा। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वो टारपेडो का विस्फोट नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच उसके जो कप्तान थे INS किरपान के, उन्हें भनक लग गई और उन्होंने अचानक अपना मार्ग बदल दिया और वो वहाँ से बच निकला।
लेकिन INS कुकरी जो हमारी थी, जो कि तलाश कर रही थी PNS हंगोर की, उसे कोई भनक नहीं लग पाई दुर्भाग्यवश। और ये मौका उस पनडुब्बी के कप्तान ने साधा और पहला तारपेड़ो उन्होंने हमारे जहाज़ की ओर दागा और वो निशाना सही बैठा। उस समय 9 तारीख को 9 दिसंबर 1971 को रात के 8:45 हुए थे एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय जहाज पर ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी न्यूज़ चालू थी और वो न्यूज़ रीडर ने न्यूज़ पढ़ना शुरू ही किया था। ये आकाशवाणी है, अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार, ये उनका वाक्य आधा ही रह गया और वो टारपेडो का भीषण स्फोट हो गया वो हमारी युद्धपोत पर। और वो जो विस्फोट हुआ वो जहाज़ के निचले हिस्से पे हुआ, उसके कारण जहाज़ में दरार गिर गई और जो हमारे कप्तान थे वो जहाज़ के, उनका नाम था कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, वो कुर्सी से दूर फेंके गए और उन्हें सर पर गहरी चोट भी लगी। उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपने सेलर्स को हिदायत दी, निर्देश दिया। वो ऐसा निर्देश दे ही रहे थे कि कुछ ही क्षणों में दूसरा टारपेडो दागा गया। उसकी मार इतनी भीषण थी कि उसमें बहुत बड़ा छेद गिर गया वो जहाज़ में और जहाज़ लगभग 40-45 डिग्री कोण में झुकने लगा और बिजली जहाज़ की अचानक गायब हो गई और भीषण आग लग गई। तो उस समय जहाज़ के कप्तान जो कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला थे, उन्हें समझ में आ गया कि अब ये जहाज़ डूबने वाला है। तो उन्होंने अपने सहकारी, अपने कलीग, इन सबको निर्देश दिया था कि वो अपने अपने लाइफ जैकेट लेके समंदर में कूद पड़े। कुछ लोग कूद पड़े, सेलर्स कूद पड़े, अफसर कूद पड़े। कुछ लोगों के जो राज़ी नहीं हो रहे थे, उन्होंने अपने हाथ से ढकेला उनको समंदर में। उनके कलीग ने कहा शराब भी आई है। कुछ लोगों ने उन्हें लाइफ जैकेट भी दिया, ऑफ़र किया। उन्होंने बड़े विनम्रता से वो लेने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, आप अपने जान बचाओ, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अपने आप को देख लूँगा, मेरी फ़िक्र मत करो। और उन्होंने ये निर्देश दिया कि आप जितना जल्दी हो सके जहाज़ के दूर जाएं, क्योंकि जब जहाज़ डूबता है, जैसा आपको मालूम होगा कि एक सक्शन पावर क्रिएट होती है, सक करता, तो उसके दायरे में जो भी कुछ आता है वो उसे ले डूबता है। और बिजली तो गायब थी, गुल हो गई थी, लेकिन जो अंगार लगी थी, ऑयल स्पिल हुआ था, फ्यूल काफ़ी था, तो जगह जगह अंगार लगी थी, समंदर में पानी में आग लग गई थी। और जो उनके सहयोगी थे, सेलर थे, जो तैरकर दूर जा रहे थे, उन्हें एक अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य उस जलती हुई मशालों के बीच में देखा उन्होंने कि हमारा कप्तान सहयोगियों को निर्देश दे रहा है, उन्हें बचाने की जी जान कर कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद को बचाने की वो कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। मानो उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु का न्योता, आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उनके चेहरे पर कोई भी हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई रिमोर्स नहीं था, कोई दुख नहीं था। एक मानो स्थितप्रज्ञ वो डेक पर, कुर्सी पर बैठे थे और धीरे धीरे वो जहाज़ समुंदर के धरातल पर नीचे चला जा रहा था। जो सर्वाइवर्स थे, उन्होंने जो बाद में स्टोरियाँ बताई, उन्होंने कहा कि यह दृश्य हम अपने ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। ऐसा दृश्य कभी कभार ही किसी के लाइफ में दिखने को मिलता है, जिसमें त्याग है, बलिदान है, स्थितप्रज्ञता है, दृढ़ता है और देश के प्रति समर्पण करने की एक कटिबद्धता है। इतने गुण एक साथ पाना ये बहुत लगभग नामुमकिन सी बात है। इसीलिए मैंने जो कहा कि एक रोल मॉडल क्या होता है, उसकी एक मिसाल उन्होंने इस दुर्दम में इच्छा शक्ति के जरिए और कुछ ही क्षणों में वो जहाज़ 176 सेलर्स और 18 अफसर के साथ उन्होंने जल समाधि ली। इस दुर्घटना में 6 अफसर और 61 सेलर्स 13 घंटे की लगातार तैर करते हुए दूसरे दिन 10 बजे उनका रेस्क्यू हो पाया, क्योंकि 10 बजे हमारा एक जहाज़
ढूंढते ढूंढते उन्हें आया और उन्हें पिकअप किया। तो ये स्टोरी है। इस कहानी को विस्तार से वर्णन किया है इस किताब में। इस किताब का नाम है सिंकिंग ऑफ आईएनएस कुकरी सर्वाइवर्स टेल। इसके लेखक हैं मेजर जनरल इयान कार्डोजो। इयान कार्डोजो भी एक जाबाज योद्धा हैं। इनकी भी एक बहुत अनूठी और हैरत अंगेज कहानी है जिसे हम किसी और दिन सुनेंगे। जी जी। ये भी इन्होंने भी एक अलग बेमिसाल आदर्श हमारे सामने पेश किया है, लेकिन वो कभी अगले समय। तो इसके बाद काफ़ी छानबीन हुई, कैसा हुआ क्या हुआ। नेवी ने अपने तरह से उसकी जांच शुरू की। जो निष्कर्ष निकले कुछ पब्लिक डोमेन में आए, कुछ नहीं आए होंगे, लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी तकनीकी प्रोग्रेस भी किया। कुछ जो त्रुटियां रह गई थी वो जहाज़ के डुबोते समय उसे दूर किया गया। लेकिन हमने जो हमारे बहादुर नौसैनिक और अफसर को खोया था, वो क्षति की तो प्रतिपूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ये कश्मीरी पंडित थे। ये आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता। इनका 2-3 पीढ़ी पहले इनका परिवार बहुत उच्च विद्या विभूषित इनका परिवार था और है। इनके पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। इनके एक भाई इलाहाबाद में क्रिमिनल लॉयर थे, क्रिमिनल प्रैक्टिस करते थे। सभी मैंने परिवार के लोग बहुत ही उच्च शिक्षित थे और उच्च संस्कारित भी थे। तो ऐसा इनका ये बैकग्राउंड है। इनकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम है श्रीमती सुधा मुल्ला। उन्होंने भी बड़े धैर्य से इस दुर्घटना को लिया। जब इन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, उनकी जो 2 बेटियां थीं उनकी आयु थी 13 और 10 साल। उनके बड़ी बेटी का नाम था अमिता और छोटी का नाम था अंजलि। आज उनकी जो बड़ी बेटी है अमिता मुल्ला वट्टल, उनका नाम, उस दोनों का विवाह हो गया है। वो आज दिल्ली में एक स्कूल की प्रिंसिपल है और अपने पिता के समान ही बहुत उच्च विचार रखने वाली है। इस उनके बेटी ने 23 अप्रैल 2019 को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा कि कोविड के बाद हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे स्कूल कैसे होंगे। अरे वाह, बहुत गहरा इनका चिंतन है। तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भी वो भी अभी अपने जीवन में अग्रसर है। इसकी ये मिसाल है। बहुत ही बढ़िया। तो ये ऐसे उन्होंने उच्च विचार अपने परिवार को दिए थे। जैसा कि मैंने कहा, उनकी जो पत्नी है सुधा मुल्ला, उनका अपने पति के बारे में क्या कहना है ये मैं आपको पढ़ के बता दूं। उनका कहना है, he was a disciple of Swami Vivekananda and believed that religion was the way you lived and how you treated others. He had very strong beliefs, values and principles and he lived by them irrespective of the cost. यानी वो मूल्यों को ज़्यादा महत्व देते थे। तो आजकल के इस वातावरण में ऐसा शख्सियत, ऐसा व्यक्तिमत्व बहुत ही कम दिखाई देता है। उनकी बेटी का अपने पिता के बारे में क्या कहना है ये भी हम जान लेते हैं। He was a very intellectual person and had read all the great classics, both prose and poetry, in English and Hindi. He was also very versed in Persian. हिंदी, इंग्लिश और पर्शियन, ये 3 भाषाएं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। और सबसे जो दिल को छू लेने वाली जो बात है, जो अमिता मुल्ला वट्टल जो उनकी बड़ी बेटी है, उन्होंने अपने पिता को जो जिस शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की है वो हम सब के लिए एक आदर्शव्रत बात होगी। वो मैं आपको
बताता हूँ। जी। I imagine him now striding purposefully through the vast void of space, and his words reach out to me. Let not your dream be transformed into nightmares. Remember the honor of mullahs. यानी जब भी आपको कभी जिंदगी में निराशा के क्षण से आप ग्रस्त हो, कृपया महेंद्रनाथ मुल्ला की बलिदान की याद कीजिए। बहुत ही बढ़िया। ये उनके बेटी ने अपने पिता को अर्पित की हुई है श्रद्धांजलि। तो ये तो सभी इवन सारी युवाओं को ये लागू होता है, सारी युवाओं को लागू होता है। आज जो युवा संघर्ष कर रहा है, जी हाँ, जॉब से संघर्ष कर रहा है, कोई तो हाँ, यही मेरा कहना है कि आप किसी भी क्षेत्र में एक्सेल करने की आपकी जो मंशा है, इच्छा है, चाहे वो आप एस्पायरेंट सोल्जर हो, एस्पायरेंट IT इंजीनियर हो या किसी प्रोफेशन में हो, उन सबों के लिए ये कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला ये एक रोल मॉडल बनकर रह गए हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि ये जो घटना घटी, इसका उचित स्मारक होना चाहिए था। ये एकमात्र हमारा जहाज था, एकमात्र हमारा अपयश बोलो उस विजय गाथा में, लेकिन उसमें भी हमें काफ़ी सीख देश ने ली है, तो उसका स्मारक बनना ये लाजमी था। उसमें भी शौर्य था सर, उसमें भी शौर्य था, उसमें भी नीतिमत्ता थी, उसमें भी स्थित प्रज्ञता रही। आज जो मैंने वर्णन किया हूँ महेंद्रनाथ मुल्ला का, इसे देखकर यदि कोई ये कहे कि ये तो आधुनिक युग के एक स्थित प्रज्ञ ऋषि है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना? कि इतनी स्थित प्रज्ञता, कामनेस, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कि सामने मृत्यु आपके सामने खड़ा है और आप उसे स्वेच्छा से उसे गले लगाने जा रहे हैं, ये आसान नहीं है। सही बात। लेकिन ये आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो जैसा मैं कह रहा था कि स्मारक तो बना, लेकिन उसके लिए हमें 27 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 15 दिसंबर 1999 में दीव में एक INS कुकरी का एक प्रोटोटाइप बनाया गया और वो स्मारक का उद्घाटन हुआ 15 दिसंबर 1999 में। तो हम यही कह सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये ऐसी प्रेरणादायी ये एक कहानी है जिसे कि हमारे देश ने नहीं कभी भूलना है, न युवा पीढ़ी ने कभी भूलना है, क्योंकि सदियों तक ये हमारे लिए आदर्श बनी रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। सर, एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है कि जैसे हम जानते हैं सर कि हमारा एक हाई ट्रेडिशन रहा है नेवी का, बराबर, और आपने भी बताया कि और इवन जो लीडर है, ही इज फर्स्ट टू एंटर इनटू द बैटलफील्ड एंड लास्ट टू स्टेप आउट। This is what always the Indian Army has defined their leadership, and this is what they have followed this over the years. बट सर ये कितना सही है? अगर आप अपनी जान अगर बचा सकते हैं तो भी आपने बचाना चाहिए, ऐसे कुछ स्कूल ऑफ थॉट भी है। तो आपका इस आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन जैसा कि बोलते हैं कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। ओके, हर सिक्के की दो बाजुएं होती, इसकी भी दो बाजुएं हैं, इसकी भी दो साइड्स हैं। हम जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, मिलिट्री हो, जुडिशरी हो, है ना, हर जगह हम ब्रिटिश ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ भी कोई लीगल प्रॉब्लम आया तो वो इंग्लैंड में उस जुडिशरी में क्या हुआ था इसी का दाखला देते हैं, उसी के ऊपर हम रिलाय करते हैं। वैसे ही मिलिट्री के बारे में भी हम अक्सर ब्रिटिश ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो लेकिन आजकल के आधुनिक युग में एक ऐसा भी स्कूल ऑफ थॉट है कि यदि आप खुद को बचा सकते हैं, गिवन द चॉइस, तो आपने ज़रूर बचाना चाहिए, वेदर यू आर ए कैप्टन और ए ऑर्डिनरी सोल्जर। क्योंकि इसके पीछे धारणा ये है कि इफ़ यू कैन रेस्क्यू योर सेल्फ, यू कैन लिव टू फाइट अनदर वॉर। आप यदि रेस्क्यू नहीं कर सकते तो देश के लिए वो हमेशा के लिए हानि होगी, और अगले युद्ध में लड़ने के लिए आपकी सर्विसेज देश को प्राप्त नहीं होगी। ये एक स्कूल ऑफ थॉट।
लेकिन युद्ध में सिर्फ अपने आप को बचाना यही एक अंतिम मकसद नहीं होता है। कुछ आदर्श भी प्रस्तावित करने पड़ते हैं, कुछ ट्रेडिशन भी फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कैप्टन मुल्ला ने जो बलिदान दिया ये कहकर नहीं दिया होगा कि नहीं मुझे कोई शौर्यत हासिल करनी है, कोई बड़ा आदर्श प्रस्तावित करना है, ऐसा तो उनके मन में विचार कतई नहीं आया होगा। क्योंकि उनके सामने एक ही बात होगी कि नहीं, मेरा कर्तव्य यही है कि मैं जब तक मेरे आखिर के सोल्जर को बचा नहीं पाता हूँ तब तक मुझे खुद को बचाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यही धारणा उनके बीच में रही होगी। कोई भौतिक कारण तो उसके बीच रहने की कोई संभावना नहीं दिखती जी। तो ये उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उन्हें बहुत उच्च आदर्श प्रस्तावित किया है और हमें उसका सम्मान करना है, उसका आदर करना है, उनके आदर्शों को फॉलो करना है। इस जो बहादुरी उन्होंने दिखाई, जो आदर्श प्रस्तावित किया, उसकी रिकग्निशन के तौर पर उस समय की सरकार ने उन्हें मरणोपरांत जो दूसरे दर्जे का है, पहला तो अति उच्च जो मेडल है जो बहादुरी के लिए दिया जाता है, तो जैसा कि आपको मालूम है परमवीर चक्र है, और दूसरा उसके नीचे का जो है महावीर चक्र। तो कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला को इस महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया।